क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली बोर्ड में उन्हीं को आना है और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया अबाउट टू क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, और आगे चल के मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी 4 टाइप, जिसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड और आयनिक सॉलिड तथा मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में बताया। अब उस पर जो बेस्ड एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, आइडेंटिफाई टू द फॉलोइंग इनटू crystalline and amorphous solid. इसमें आपको कुछ क्रिस्टलाइन और कुछ एमॉर्फस सॉलिड मिक्सअप करके दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि हु इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हु इज एमॉर्फस सॉलिड हियर। जैसे पॉलीयूरीथेन दे दिया, पॉलीयूरीथेन। बेंजोइक एसिड दे रखा है, बेंजोइक एसिड दे दिया, टेफ्लॉन दे दिया, नैप्थेलिन दे दिया, सेलोफेन दे रखा है, सेलोफेन। इसके बाद इसमें पीवीसी दे दिया है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट दे रखा है, पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद आपको फाइबर ग्लास दे दिया है, फाइबर ग्लास और कॉपर। इस तरह से एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्हीं के बीच में आइडेंटिफाई करना है कि हु इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्लियर है, आंसर में आप पॉलीयूरीथेन, टेफ्लॉन, नैप्थेलिन, पीवीसी और ग्लास। These are included in amorphous solid. यही सब amorphous solid होंगे। Here we know that polyurethane is polymer of urea. Teflon is polymer of tetrafluoroethylene. Naphthalene is a aromatic compound containing joint benzene ring. And polyvinyl chloride is a plastic. Glass we know that completely included in amorphous solid. But benzoic acid, potassium nitrate and copper basically included in crystalline solid. इनको बोला जाता है they are क्रिस्टलाइन, यही है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इन्हें कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड क्योंकि इसमें ज़्यादातर पॉलीमर दे रखा है। और पॉलीमर में आपके ये तीनों पॉलीमर हैं। ये केवल नैप्थेलिन एक ऐसा यहाँ है जो एरोमेटिक कंपाउंड है और जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है। 2 बेंजीन रिंग इसमें
ज्वाइंट होती है, नैप्थेलेन। ग्लास जानते हैं कि सुपर कोल्ड लिक्विड बोला जाता है और इसे हम एम अल्फा सॉलिड कहते हैं। बेंजोइक एसिड का फार्मूला C6H5COOH होता है और यह है एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कॉपर मेटल है, मतलब मेटेलिक सॉलिड, और पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, आयनिक सॉलिड होगा। यहाँ K+ और NO3 दोनों के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स वर्क करता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा गया, आइडेंटिफाई टू द फॉलोइंग इनटू, चेंज हो गया क्वेश्चन, इनटू आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड amorphous सॉलिड। अब इसमें आइडेंटिफाई आपको ये करना है, तो कुछ कंपाउंड्स यहाँ डिफर कर दिए गए, चेंज कर दिया गया, और इस तरह सब इसमें इक्वेशन भी चेंज हो गया। ये आपके एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन ये बना जिसमें दिया गया P4O10 NH4 होल थ्राइस PO4 I2P4 सिलिकॉन कार्बाइड, प्लास्टिक भी दे रखा है। इसके बाद इसमें आपका आ जाता है सिलिकॉन, इसी में LiBr, रुबिडियम, इसके अलावा इसमें ग्रेफाइट भी दे दिया है। ग्रेफाइट दे दिया, और इसमें इस तरह से ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसका नाम होता है टेट्राफॉस्फोरस डिकॉक्साइड। इसका नाम अमोनियम फॉस्फेट होगा, ये फॉस्फेट। आयोडीन फास्फोरस, मॉलिक्यूलर फार्मूला है फास्फोरस। सिलिकॉन कार्बाइड, प्लास्टिक दिखाई गया है, सिलिकॉन। लिथियम ब्रोमाइड, और आरबी मीन्स रुबिडियम। ग्रेफाइट लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना हो कि आयनिक सॉलिड कौन सा है, तो आयनिक सॉलिड में आपके पास केवल ये दो हैं, अमोनियम फॉस्फेट एंड LiBr। हियर विल बी आयनिक सॉलिड। ये दोनों आयनिक सॉलिड होंगे बिकॉज कंटेन्ड बाई अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, पॉजिटिव एंड एनायन से फॉर्म हुए हैं। इस प्रकार से ये भी NH4+ और PO4 3- में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद आपका
फास्फोरस ये जो होता है टेट्राफास्फोरस डेकाऑक्साइड, इट विल बी मॉलिक्यूलर सॉलिड कंप्लीटली, मॉलिक्यूलर सॉलिड ये होगा। इसी प्रकार से आयोडीन एंड फास्फोरस बोथ आर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। सिलिकॉन कार्बाइड इज कोवैलेंट सॉलिड है। कोवैलेंट सॉलिड यही नहीं बल्कि आपका ये यहाँ ग्रेफाइट जो हो, ये ग्रेफाइट भी इंक्लूड किया जाएगा कोवैलेंट सॉलिड में। और यही नहीं बल्कि सिलिकॉन भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा। यह सिलिकॉन, ये 3 चीज़ें दी गई हैं। रुबिडियम जो आपका बचेगा मेटेलिक सॉलिड होगा, मेटेलिक सॉलिड कहलाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली मेटल है। और प्लास्टिक को तो हम इन लोग इंक्लूड कर देंगे एमॉर्फस सॉलिड में, एमॉर्फस सॉलिड होगा ये। तो इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, और उसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखें चैप्टर में आगे क्या पढ़ना है, और इसके आगे जो पढ़ना होगा वो होगा स्पेस लाइटिस और क्रिस्टल लाइटिस। वी स्टडी अबाउट टू स्पेस लाइटिस एंड, या इसी को हम क्रिस्टल लाइटिस भी बोलते हैं, दोनों नाम इसी के हैं, क्रिस्टल लाइटिस। देखिए स्पेस लाइटिस या क्रिस्टल लाइटिस का फॉर्मेशन तब होता है जब अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन से होते हुए 3 डायमेंशन की पैकिंग कर लें। तो इसलिए अब इसमें स्पेस लाइटिस और क्रिस्टल लाइटिस को की स्टडी करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज 1D 2D एंड 3D पैकिंग। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे 1D 2D 3D पैकिंग ऑफ पार्टिकल। देखिए अगर ये पैकिंग समझ में आ गई तो आप यहीं से एक रास्ता निकलेगा एक यूनिट सेल का, और यूनिट सेल जो है वो रिपीट होकर के फॉर्म करते हैं क्रिस्टल लाइटिस को। तो फर्स्ट वी नो अबाउट टू 1 डायमेंशनल पैकिंग, डी फॉर डायमेंशनल। तो 1 इसमें पढ़ा जाएगा सबसे पहले 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट टू 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब ये 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है? 1 डायमेंशनल का मतलब हुआ कि आप केवल जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको आप एक डायरेक्शन में एक दूसरे से टच करते हुए, यानी कुल मिला करके हमें इसमें एक्स डायरेक्शन में ही मूव करना है। अपने जो स्फीयर हैं, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया प्रीवियस वीडियो में कि दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। दीज पार्टिकल में भी एटम, मॉलिक्यूल आ रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको एक्चुअली जो क्रिस्टल के अंदर होते हैं तो एक दूसरे को टच करते हुए अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब इसमें देखिए किसी एक स्फीयर को हम इस प्रकार से हाईलाइट कर लें तो इसके कुल मिला करके ये 2 नियरेस्ट नेबर होंगे। एक नियरेस्ट नेबर ये होगा, दूसरा नियरेस्ट नेबर ये होगा। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर पूछा जाए कि 1 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो देन आंसर विल बी 2, बिकॉज दिस स्फीयर कनेक्ट विद 2 अदर स्फीयर एंड नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशनल पैकिंग का मतलब हुआ कि हम जो पैकिंग करेंगे पार्टिकल्स को वो केवल एक्स डायरेक्शन में करेंगे, यानी 1D जो पैकिंग होगी 1 टाइप की होगी।
इसके बाद इसमें हम चलें और देखें कि ये 2D पैकिंग क्या होती है। 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल जो पैकिंग होगी वो एक्चुअली 2 टाइप की होगी। पहला होगी फर्स्ट 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग होगी और दूसरी होगी 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग। तो याद रहे कि जो 2D पैकिंग होगी वो कितने टाइप की होगी? 2 टाइप। वन इज 2D स्क्वायर पैकिंग एंड अनदर इज 2D हेक्सागोनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग एंड 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। लेकिन इसमें याद रहे कि जो अब हम स्फीयर को अरेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, वो दोनों डायरेक्शन में होंगे। जैसे एक्स डायरेक्शन में अगर गए तो एक स्फीयर के ठीक नीचे हम दूसरा स्फीयर इस तरह से टच करते हुए, ये एक स्फीयर के नीचे दूसरा स्फीयर इस प्रकार से, ठीक एक स्फीयर के ये टच करता हुआ, देखिए इस तरह से ये अब 2D स्क्वायर पैकिंग बना रहे हैं। अब इसमें कंफर्म है कि स्फीयर एक्स डायरेक्शन में तो गए ही हैं, साथ साथ इन स्फीयर का अरेंजमेंट वाई डायरेक्शन में भी हुआ है। हम एक लेयर एक्स डायरेक्शन में गए तो अगली लेयर हम वाई डायरेक्शन में गए। इसी को बोला जाता है 2 डायमेंशनल पैकिंग। और 2 डायमेंशनल पैकिंग में किसी भी के एक स्फीयर को आप हाईलाइट कर लें और आप देखेंगे कि इसके नियरेस्ट नेबर एक ये, एक ये, एक ये और एक ये होगा। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4 हियर इन केस ऑफ स्क्वायर पैकिंग। अब स्क्वायर पैकिंग क्यों कहा गया? स्क्वायर पैकिंग का मतलब हुआ कि इसमें 1 2 3 4 स्फीयर इस मिडिल स्फीयर यानी सेंटर स्फीयर को टच कर रहे हैं। ये दोनों बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं दोनों। अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से इसके सेंटर को सब मिला दूं तो एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार की जो पैकिंग होती है वो स्क्वायर पैकिंग कही जाती है। तो स्क्वायर पैकिंग का मतलब हुआ कि जितने स्फीयर टच कर रहे हैं अगर मैं उनके सेंटर को आपस में मिला दूं तो एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। और स्क्वायर में साफ दिख रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। इसी प्रकार अगर 2D हेक्सागोनल पैकिंग की ओर चलें हम तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग जो है इस तरह से कंडीशन में इसमें ये बना सकते हैं। एक स्फीयर आप इस प्रकार से अरेंज कर लें एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि आपको एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में पैकिंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे कि दो स्फीयर के बीच में जो स्पेस ये वाइड दिख रही है, आपको अब इस वाइड में आइटम को अरेंज करना है। देखिए इस तरह से वाइड के अंदर एडजस्टमेंट होगा। जैसे अब ये वाइड है, इस वाइड को टच करते हुए स्फीयर को अरेंज करना पड़ेगा। इस प्रकार से अब इसमें एक साफ है कि एक्स डायरेक्शन में भी पार्टिकल रखे गए और वाई डायरेक्शन में भी पार्टिकल रखे गए, लेकिन टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर एक स्फीयर के ठीक ऊपर स्फीयर रखा गया, जबकि यहाँ पर दो स्फीयर के बीच में जो वाइड्स होती है, स्पेस होता है, वहाँ स्फीयर को रख दिया गया। अब इस प्रकार की जो स्फीयर जो पैकिंग होगी इसमें किसी एक को आप हाईलाइट कर लें और कंफर्म है कि इसमें जो टचिंग स्फीयर होगा वो टचिंग स्फीयर इस प्रकार से दिखाया जा सकता है इस स्ट्रक्चर में कि एक स्फीयर इसको ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, और यहाँ पर इस प्रकार से एक ये टच कर रहा है, चौथा ये, पांचवा ये और छठवां ये। इस तरह से बाकी ये स्फीयर नहीं टच कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम इनको मिला दें आपस में, इनके सेंटर को जैसे वहाँ मिलाया गया, तो एक हेक्सान फॉर्म हो गया। हेक्सान, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेक्सान दिस टाइप ऑफ पैकिंग कॉल्ड एज हेक्सागोनल पैकिंग। और इसमें
एक स्फीयर को टच करने वाले स्फीयर कितने हैं? 6। तो नियरेस्ट नेबर की संख्या इसमें कितनी हो गई? 6 हो गई। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 हियर। तो अगर 1D और 2D डायमेंशनल पैकिंग समझ में आती है तो फिर 3D पैकिंग का रास्ता ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, क्योंकि 3D में हमें 1 और y के अलावा मुझे z डायरेक्शन में जाना होगा। z डायरेक्शन का मतलब इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने की ओर आना होगा स्फीयर रखने के लिए, या फिर बिहाइंड, उसके पीछे ये जाना होगा। तो आइए देखते हैं कि 2D पैकिंग तो 2 टाइप की हुई, तो कंफर्म है कि ये 3D पैकिंग होगी वो 3 टाइप की होगी। 3D पैकिंग 3 टाइप की होगी, लेकिन ध्यान रहे कि जो 3D पैकिंग है वह टोटली बेस्ड है 2D पैकिंग पर। तो अब इसमें जो अपने पास ये 3 डायमेंशनल पैकिंग देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 3 डायमेंशनल पैकिंग, तो 3 डायमेंशनल पैकिंग 3 टाइप की होगी इस तरह से। पहली होगी ए टाइप, जिसको हम 3D स्क्वायर पैकिंग भी कह सकते हैं। 3D स्क्वायर पैकिंग, इसका ये दूसरा नाम ये भी हो सकता है। दूसरी पैकिंग हो सकती है ए बी टाइप पैकिंग, या इसको हम कह सकते हैं 3D हेक्सागोनल पैकिंग, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ से एक शार्ट नेम निकल कर आएगा HCP। अगर 3D SCP की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। या तो तीसरी पैकिंग होगी वो ABC इस तरह से टाइप पैकिंग, या इसी का नाम होगा 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, या इसी को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब इसको हम शॉर्ट में FCC और इसको शॉर्ट में CCP बोला जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इस प्रकार से जो 3 डायमेंशनल पैकिंग होती है वह करती है वो 3 टाइप की होगी। अब स्क्वायर पैकिंग में साफ दिख रहा है कि इसमें ए टाइप, मतलब x में AA और y में भी AA और z में भी AA। जैसे अगर मान लीजिए हम इस टाइप की पैकिंग करें सॉलिड के अंदर अगर मैं इस प्रकार की पैकिंग करता हूं, देखिए सबसे पहले अगर हमें 3D स्क्वायर पैकिंग बनाना है तो हमें पहले 2D स्क्वायर पैकिंग अच्छी तरह आनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले बताया गया 2D स्क्वायर पैकिंग लाइक दिस, इस प्रकार से। अब इस 2D स्क्वायर पैकिंग में मान लीजिए मैं x डायरेक्शन में मूव किया, y डायरेक्शन में मैंने स्फीयर को रखा। अब z डायरेक्शन का मतलब हुआ कि अपने सामने आइटम रखना है। और अगर मैं इतना बड़ा ही आइटम इसके इस प्रकार से रख दूं तो इसका मतलब वो इंडिकेशन नहीं होगा। सेम साइज का पार्टिकल तो होगा, लेकिन हमें छोटा छोटा पार्टिकल ये इंडिकेट करना है इस प्रकार से। इसका मतलब हम z डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि अपने पास एक सिस्टम है बोर्ड का, और बोर्ड 3D नहीं होता 2D होता है, तो इसलिए 3D दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक ट्रिक है ये कि हमने एक छोटा छोटा स्फीयर एज्यूम कर लिया। हालांकि ये जो स्फीयर हैं ये जस्ट इक्वल हैं और ठीक इसी के ऊपर लगे हुए हैं z डायरेक्शन में। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो किसी एक को उठा लीजिए, तो यहाँ पर इसी को कहा जाता है 3D स्क्वायर पैकिंग। अब इसमें देखिए किसी को अगर इसमें टच किया जाए तो एक स्फीयर ये टच कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा ये कर रहा है। ये तो 4 तो ऑलरेडी कर रहे हैं। और इस स्फीयर को चूंकि मैंने सेंट्रलाइज किया तो इसके एक ऊपर है और एक बैक में होगा, पीछे होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी?
कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 हो जाएगी। और अगर इनके हम सेंटर को आपस में मिला दें तो एक प्रकार से ये स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। यही कारण है कि इसको कहते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग। और इस प्रकार की पैकिंग में देखा कि एक्स डायरेक्शन में भी हम मूव करते हैं, वाई डायरेक्शन में भी स्फीयर रखते हैं, और ठीक जेड डायरेक्शन यानी सामने की ओर। तो सामने का जो स्फीयर मैंने बनाया, छोटा बनाया, लेकिन ये एज्यूम करना है कि ये स्फीयर इसी के ठीक इक्वल है और इसी के ऊपर रखा गया। तो इस प्रकार से ये होती है 3D स्क्वायर पैकिंग।